मुझे यही पता चल गया। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोगों को शुरू करना है आपका नया चैप्टर। यूनिट फर्स्ट आपका होगी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। इस बुक की आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब आज हम बात करेंगे यूनिट सेकंड का चैप्टर जाइलोटम, ठीक है। जाइलोटम सब लोग मेरे क्या बुक है, तो बुक से इसको करेंगे, ठीक है। बुक निकाल लो आपको कुछ करेंगे, मुझे लगेगा कि कुछ बताना है तो मैं आपको बोर्ड पर बता दूंगी, और क्या क्या चीज आपको पूरी बुक से मार्क करेंगे तो मैं बता दूंगी, ठीक है ना। तो देखिए क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन में डिवीजन है इसका जाइलोफाइटा, क्लास है जाइलोटॉक्सिडा, ऑर्डर है जाइलोटेल्स, फैमिली जाइलोटेसी और जीनस जाइलोटम, ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में बात करी थी कि कोई भी मेंबर लिखने से पहले, किसी भी मेंबर को शुरू करने से पहले आप उसका क्लासिफिकेशन जरूर लिखें, ठीक है ना। जाइलोटम एक जीनस है इसका, वेस्कुलर प्लांट, इट्स अ जीनस ऑफ गोल्ड लाइक वेस्कुलर प्लांट। इसको कॉमनली बोला जाता है विस्कुपन, मार्क करेंगे इसे। जाइलोटम कॉमनली नोन एज विस्कुपम, ठीक है। द वर्ड जाइलोटम डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो जाइलोटम वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड क्या है इसका? जाइलो, ठीक है, जिसका मतलब होता है फेयर, स्मूथ और बार्ड, ठीक है। और ये इसका मतलब क्यों है? क्योंकि जाइलोटम में लीव्स नहीं होती है। ड्यू टू द लैक ऑफ द लीव्स जाइलोटम को क्या बोला जाता है? मतलब इसका जो वर्ड है जाइलो, उसका मतलब क्या है? फेयर, स्मूथ या बार्ड। और किसकी वजह से है? क्योंकि इसमें लीव्स नहीं होती है, क्लियर। ये सबसे प्रिमिटिव लैंड प्लांट है, हम जानते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट, जो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट भी क्या नहीं है? प्रॉपर लैंड प्लांट नहीं है, ये बात हम जानते हैं। दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो हम ये कहते हैं क्या है? एक्वेटिक प्लांट को बोलते हैं, इसीलिए उनको एम्फीबियंस भी बोला जाता है प्लांट किंगडम का। तो अगर मैं ये कहूं कि प्रॉपर लैंड प्लांट में, प्रॉपर लैंड प्लांट में कौन आते हैं? टेरिडोफाइट्स आते हैं। और टेरिडोफाइट का भी सबसे प्रिमिटिव मेंबर क्या है अपना? जाइलोटम, ठीक है। तो जाइलोटम इज द प्रिमिटिव लैंड प्लांट, क्लियर। The genus Xylotum consists two species, Xylotum nudum और Xylotum placidum। Xylotum जो जीनस है इसमें दो स्पीशीज हैं, Xylotum nudum और Xylotum placidum। अब इसके बाद बात करेंगे इसके हैबिट या हैबिटेट की। आपको कॉमन लिखनी है, आपको अलग अलग नहीं लिखनी है, न्यूडम की अलग या प्लासिडम की अलग, आप वैसे नहीं लिखेंगे, आप कॉमन लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप पेपर में लिख के आते हैं तो आप कॉमन लिख के आएंगे, ठीक। Xylotum is predominantly terrestrial plant। बातें नहीं भाई, सुने मैं बोल क्या रही हूँ। Xylotum is predominantly terrestrial plant, ठीक है। It is found या इस तरह से it is distributed in tropical regions, or found as epiphytes, ठीक है। It is also cultivated in botanical gardens। In India it is found in Himachal Pradesh and Karnataka। या केवल हिमाचल प्रदेश लिख दो। India it is found in Himachal Pradesh और कर्नाटका भी लिख दो, ऐसे एक में तो हम स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद फिर इसका स्पोरोफाइट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी किस किस में मेनली डिफरेंशिएट है, बिकॉज़ टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? स्पोरोफाइट। तो इससे पहले किसकी बात करेंगे? स्पोरोफाइट की बात करेंगे। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो किसमें डिफरेंशिएटेड है? राइजोम एंड शूट, ठीक है। हमने बोल दिया इसमें लीव्स तो होती है, तो लीव्स तो बात करेंगे नहीं, तो इसमें क्या बचा? केवल रूट, स्टेम और लीव्स। तो रूट और शूट,
और इसमें रूट को क्या बोला जाता है? राइजोम। ठीक है, रूट को क्या बोला जाता है बच्चों? राइजोम। राइजोम क्या होते हैं? व्हाट इज द राइजोम? अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, अंडरग्राउंड उनको बोलते हैं। और इन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स या अंडरग्राउंड स्टेम पर मिलने वाले रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? राइजोम्स। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। चलिए, सबसे पहले राइजोम। राइजोम क्या है? राइजोम इज सिलेंड्रिकल prostrate dichotomously branch covered by numerous brown colored rhizoid. मार्क करेंगे, covered by numerous brown colored rhizoid. rhizoid का काम क्या है ये आप जानते हैं। rhizoid anchor the plant to the substratum and also help in absorption. सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। Very important, rhizome is associated with an intracellular mycorrhiza. Rhizome is associated with an intracellular mycorrhiza. What is a mycorrhiza? Fungal connection. ठीक है, fungus which is connected with the roots of higher plants. ठीक है, तो mycorrhiza. Then इसके बाद shoots. In terrestrial form it is erect, but in epiphytic form it is pendant. आपको पता है ये, अगर टेरेस्ट्रियल होगा, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? लैंड पे प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस बात है सीधे होंगे, इरेक्ट होंगे, उसको खड़ा रखने का काम करेंगे। और अगर एपिफाइट्स है, व्हाट इज द एपिफाइट्स? जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं उनको एपिफाइट्स बोलते हैं। तो जैसे कि अभी आपका इसमें जाइलोटम फ्लैसिडम का दे रखा है, हालांकि मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का अलग-अलग नहीं पढ़ाया है, एक ही पढ़ाया है, पर मैंने उसमें आपको बोला है इट इज फाउंड एज अ टेरेस्ट्रियल फॉर्म और एज एपिफाइट्स। वहां मैंने आपको ये लिखवाया है, ठीक है। तो अगर टेरेस्ट्रियल है तो इरेक्ट होंगे, और अगर ऐसे एपिफाइट्स हैं तो इनकी जो शूट होंगे वो पेंडेंट होंगी। पेंडेंट का मतलब क्या होता है? लटकी हुई। ठीक है, पेंडेंट का मतलब क्या होता है? लटकी हुई। और साथ में दो एक और इसमें आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा कि अगर वो कैसी है, इरेक्ट है, तो उनके शूट कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन अगर वो एपिफाइट्स है और अगर उनके शूट्स लटके हुए हैं तो उनके शूट कैसे होंगे? आपके वीक होंगे और स्मूथ। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, इनकी ब्रांच होती कैसी है? ग्रीन डाइकोटोमस की ब्रांच, क्योंकि इसमें लीव्स नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? स्टेम करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन एंड लीव्स डू नॉट हैव वेस्कुलर ट्रेस और स्टोमा। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज अ मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन एंड लीव्स इज एब्सेंट as leaves is absent or does not have stomata. As leaves is absent or does not have stomata. ठीक है, इसके बाद अगर आप लीव्स के बारे में थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो आप अलग से लीव टॉपिक आप मतलब पॉइंट डाल सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे लीव की। हम कह रहे हैं लीव एब्सेंट है, लेकिन हमने साथ में ये भी बोला, अभी यहीं पे शूट में बोला लीव इज एब्सेंट और डज नॉट हैव स्टोमेटा। दैट मींस क्या मतलब है बच्चों कि लीव्स, आप एक चीज देखिएगा, हमने कहा कि लीव्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह एब्सेंट है। अगर लीव है फिर भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ आपसे कैक्टस, हम कैक्टस की बात करते हैं। हम जानते हैं कैक्टस की लीव्स इसमें मॉडिफाई हो गई, स्पाइन्स में हुई नहीं हुई है, और उसका जो स्टेम है वो क्या हो गया है? ग्रीन हो गया है। तो हम क्या करते हैं, हम ये नहीं बोलते लीव इज एब्सेंट, हम क्या बोलते हैं? लीव इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। ठीक है, तो सेम इसमें हम कह रहे हैं कि या तो लीव है ही नहीं है, लीव नहीं है तो लीव की जगह कुछ तो होगा भाई। तो बेसिकली ये माना जाता है कि जो लीव होती है इनकी लीव्स एक अपेंडेजेस, अपेंडेजेस का मतलब स्केली अपेंडेजेस, जैसे हम उसमें बात करते हैं रफ अपेंडेजेस, स्केली अपेंडेजेस, जो ना तो फोटोसिंथेसिस कर रही है, ना ही प्रोटेक्शन कर रही है, कोई ना ट्रांसपिरेशन कर रही है, केवल एक स्केली यानी कि कांटे जैसी स्ट्रक्चर्स के रूप में प्रेजेंट है। तो आप चाहो तो लीफ पार्ट या डालकर आप लिख सकते हो स्मॉल स्केली, स्मॉल, जो आपको यहाँ लिख रहा है, लिख लो, आपके पूरा लिखने की जरूरत नहीं, जो मैं बोल रही हूँ आगे तक लिख रहा है स्मॉल, बस वहां पे आप लीफ एक पॉइंट डाल दीजिए, लीफ छोटा सा एक टॉपिक डाल दीजिए, और फिर आप इसमें मार्क कर सकते हैं स्मॉल स्केली स्टेराइल अपेंडेजेस और लीफ। ये देखिए बड़ा तरीके से इसको यूज किया हुआ है, स्मॉल स्केली स्टेराइल अपेंडेजेस और लीव्स, यानी कि या तो आप इनको
कहना भी सही होगा। क्यों? क्योंकि ये लीव्स जैसी बिल्कुल नहीं दिखती है, तो हम कहते हैं स्मॉल स्केली स्टेराइल अपेंडेजेस और लीव्स, और लीव्स आर प्रेजेंट। वो नहीं, देखो मैं फिर वही बात बोल रही हूँ, आप जाइलो, ये जो चैप्टर्स है ये कैसे पूछे जाते हैं, इनको पूछने का तरीका सिर्फ एक होता है, वो आपसे सीधा सीधा पूछ लेंगे डिस्क्राइब जाइलोटम, ठीक है, सीधा। अगर उसने मान लो पूरा जाइलोटम पूछा है तब तो ये होता है कि सरफेस से उड़ जाना, ठीक है। और अगर उसने सिर्फ कुछ कॉमन चीजें दे दी है, जैसे मान लो उसने दे दिया डिस्क्राइब स्पोरोफाइट ऑफ जाइलोटम, डिस्क्राइब स्पोरोफाइट ऑफ जाइलोटम विद देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, इस तरह से पूछ लिया तो पर हमें थोड़ा सा इतनी डिटेल में जाना पड़ता है, क्योंकि भाई देखो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर पे यू आर बाउंड कि आप 5 से 6 पेज लिख के आओ, ठीक है। अब पूरा जाइलोटम पूछ लिया है जो खुद ही अपने आप में 10 पेजेस का, तो फिर आप सरफेस से उड़ोगे ना, वापस इतना डीप नहीं जाओगे आप। तो वही चीज सिर्फ मार्क करा रही हूँ, क्योंकि हम पढ़ के 80% जाते हैं, हमें याद केवल 50% है, ठीक है। तो जो याद है चलो, इसके बाद ये तो बात हुई, ये जो हमने बात करी, ये बात करी हमने बातें, ये हमने बात करी है स्पोरोफाइट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसमें हमने बात करी उसके राइजोम में प्रेजेंट राइजोइड, उसकी एरियल शूट, और एरियल शूट के साथ प्रेजेंट उसके अपेंडेजेस, या हमने उसको लीव्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट पॉइंट इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में एनाटॉमी है सबसे पहले, जैसे देखो भाई सीधी बात है, ये सारी चीजें हम लोग उसमें पढ़ के आए एलगी में हमने इसी तरह से पढ़ा है। पहले हमने एलगी के गैमेटोफाइट का क्या पढ़ा है, उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ते थे, फिर हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी पढ़ते थे, तो सेम उसी तरह से करती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पढ़ने में तो दिक्कत नहीं आएगी, बाकी अगर पॉइंट रहता है तो हम बात कर ही रहे। सबसे पहले राइजोम की एनाटॉमी, जो चीज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में है वही सारी चीज हमें इंटरनल में पढ़नी है, तो एक एक करके सबसे पहले राइजोम की एनाटॉमी, फिर उसके एरियल शूट की एनाटॉमी, और फिर लास्ट में लीव्स की एनाटॉमी, जो कि होना ना होना बराबर वाली और बात होती है। तो राइजोम में बात करेंगे, सबका हमने क्या लिया है, टीएस सेक्शन काटा है, राइजोम है, राइजोम का टीएस सेक्शन काटा है। टीएस सेक्शन काटने के बाद जो लाइन आप इसमें मार्क करेंगे, राइजोम आर एवेस्कुलर, राइजोम आर एवेस्कुलर and cells are parenchymatous. Rhizome are avascular and cells are parenchymatous. ठीक है। राइजोम आर डिफरेंशिएटेड इनटू, किस किस में डिफरेंशिएटेड है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और स्टीम। चलिए, एपिडर्मिस सिंगल लेयर थिन वॉल्ड सेल्स है, ठीक। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स दो में डिफरेंशिएटेड है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स, तीन में है। आउटर कॉर्टेक्स पेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, माइक्रोराइजल फंगस का जोन मिलता है। आउटर कॉर्टेक्स में माइक्रोराइजल फंगस का जोन मिलता है, जिसे हम माइक्रोराइजल जोन कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें फंगस का क्या मिलता है, कनेक्शन मिलता है, तो माइक्रोराइजल फंगस का जोन मिलता है, जिसे हम माइक्रोराइजल जोन कहते हैं। देन इसके बाद मिडिल कॉर्टेक्स, जिसके अंदर स्टार्च गेन्स का स्टोरेज मिलता है, इसीलिए इसे स्टोरेज जोन कहते हैं। यानी कि आउटर कॉर्टेक्स माइक्रोराइजल जोन, मिडिल कॉर्टेक्स स्टोरेज जोन, जिसमें स्टार्च गेन स्टोर हो रहे हैं, मार्क करेंगे ये सारी। मिडिल कॉर्टेक्स को स्टोरेज जोन कहते हैं। और इनर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स में एक केमिकल सब्सटेंस मिलता है, बस आप इसको आप लिखना चाहें फ्लोएफिन, फ्लोबाफिन तो लिखो, वरना कोई जरूरत नहीं है, आप इसको लिखें कि यही मिलता है, इस तरह लिख सकते हैं। अ केमिकल सब्सटेंस इज फाउंड ड्यू टू व्हिच इट इज डार्क ब्राउन इन कलर, आप केवल इतना लिख के छोड़ सकते हैं, अ केमिकल सब्सटेंस इज फाउंड ड्यू टू व्हिच इट इज डार्क ब्राउन इन कलर, ठीक है। क्योंकि मैं वही सारी चीजें आपकी यहाँ से हटवा रही हूँ जो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको फ्लोबाफिन याद नहीं हुआ और फ्लोबाफिन की जगह कुछ और आपने लिख दिया तो फिर वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तो हम उतना जाएंगे ना अर्थ में, सरफेस से पढ़ते हैं। देन इसके बाद फिर है एंडोडर्मिस,
सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में मार्क करें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, व्हाट इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स? ये पानी वाले रोटियों से कहते हैं ये एग्जैक्टली, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप रोकती नहीं है, लेके जाती है और बाकी की रोटियों ले, ठीक है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती है बच्चों? एंडोडर्मिस जो होती है ना, जो एंडोडर्मिस होती है, ये एंडोडर्मिस हार्ड होती है। एंडोडर्मिस कैसी होती है? हार्ड होती है। इसमें डिपोजिशन मिलता है, लिग्निन का, टैनिन का डिपोजिशन मिलता है। तो एंडोडर्मिस की वो सेल्स जिनमें डिपोजिशन नहीं मिलता है, जो रह जाती है बची हुई, जो जिंदा रह जाती हैं, उन सेल्स को बोला जाता है, वो स्ट्रिप्स के रूप में होती है ऐसी, ठीक है। इन स्ट्रिप्स को बोला जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बेसिकली कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर रिस्पांसिबल फॉर द वेस्कुलराइजेशन और फॉर द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है ना। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वो होती है, तो वो कहां प्रेजेंट होती है? एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है। बेसिकली हमारा पॉइंट ये नहीं है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती है, हमारा पॉइंट है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलती कहां, ठीक है। तो ये इनका डिस्टिंग्विश पार्ट होता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स केवल और केवल कहां मिलती हैं आपको? एंडोडर्मिस में, ठीक है। इसके बाद है स्टील। स्टील आप लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसके अंदर जो स्टील रहता है वो इसमें दिया हुआ है। पहली बात तो प्रोटो स्टील का है, और हमने बात करी थी कि राइजोम में एक होती है, तो हम प्रेफर करते हैं कि स्टील आप छोड़ दो, ठीक है। तो सब टाइम में हमने लिया कहीं कहीं पर कहीं के प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस कहीं कहीं को लिया है एंडोडर्मिस से अंदर है। तो ये डायरेक्ट डॉक्टर ने जो डायरेक्ट आता है वो एंडोडर्मिस भाग के पहले से भागती है। हां, पहले से भी बाहर होती है। एंडोडर्मिस कहां पे लिखा है? एंडोडर्मिस तो लेवल कहीं पे नहीं है, मुझे नहीं मिला ना प्रेजेंट इनर एंडोडर्मिस सिमुलेट करके, तभी तो मैंने स्टील छोड़ दिया ना, तो मतलब ही नहीं ना पढ़ने का, क्योंकि ये प्रोटोस वाला प्रिमिटिव टाइप का दे रखा है और स्टील ये वैसे होते हैं, तो वो तो मैं छोड़ना है। हाँ, स्टील तो मैंने छुपा दिया, स्टील इसमें है ही, वो पता नहीं, या तो गलत दिया है, क्योंकि आप खुद भी सोचो, पहले बोल रहा है ए वैस्कुलर, फिर आपको स्टील पढ़ा रहा है, तो मतलब नहीं बनता ना। स्टील तो वैस्कुलर ब्रांच नहीं होता है, वो सब स्टील होगा। स्टील वैसे भी हमें इसमें पढ़ना नहीं है। एंडोडर्मिस भाई देखो, ये तो कंप्लीट बात है कि एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस के ऊपर बेस है, ठीक है, वो तो कंप्लीट बात है। एक सेकंड, मैंने क्या आपको बताया था कि एंडोडर्मिस होती है, पहले पेरिसाइकिल बोला फिर एंडोडर्मिस बोली है? नहीं, पहले एंडोडर्मिस बोली है और उसके नीचे पेरिसाइकिल बोली है, उसके ऊपर पेरिसाइकिल बोली, नहीं गलत है, पहले एंडोडर्मिस होती है उसके नीचे पेरिसाइकिल, ये पहले एंडोडर्मिस होती है उसके नीचे पेरिसाइकिल, तो श्योर है मैंने शायद ये कल गलत बताया आपको, हो सकता है कल गलत है। पहले एंडोडर्मिस होती है फिर पेरिसाइकिल होती है, सॉरी बच्चों, ये आप माफ करिए, पहले एंडोडर्मिस होती है देन पेरिसाइकिल होती है, यही लिखा है, पहले एंडोडर्मिस है फिर पेरिसाइकिल, ऊपर से शुरू करो, ऊपर से शुरू करो, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस देन पेरिसाइकिल, ये होता है, ये होता है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस देन पेरिसाइकिल। भाई देखो, आप खुद कॉमन सेंस लगा दो, और मैंने कल गलत बताया था, आपको करेक्ट होना चाहिए था, हो सकता है मेरे दिमाग से रिकॉर्ड हो रहा है, आप खुद दिमाग लगाओ ना, एपिडर्मिस है बीच में, एंडोडर्मिस है, हम तो दो लेयर देखने जाते हैं, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, और ज्यादा से ज्यादा अगर बीच में होगा तो हम बोलते हैं इसको मेसोडर्म, बोलते नहीं बोलते, तीन लेयर हम क्या बोलते हैं? एपिडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों के बीच में आपको लेयर आएगी, ये तीनों लेयर एक साथ कंटीन्यूअस फ्रीज होती है, तो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस और इन दोनों के बीच का जो रीजन इन द ट्रांसफर पड़ता है वो बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। अगर हम किसी को एनिमल्स में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? एपिडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन द प्लांट्स अगर हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। अगर मैंने कल गलत पढ़ा है तो आपको कल ही टॉप बता, पहले एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस देन पेरिसाइकिल। नहीं, ये बिल्कुल, ये अगर कल सही का कल वाले क्वेश्चन में सकते हैं, स्टील जो पढ़ा है तो एंडोडर्मिस जो स्टील है उसमें पहले ले रहा है एंडोडर्मिस से जो एंडोडर्मिस बिल्कुल आई पेरिसाइकिल बिल्कुल आई, क्या जो पेरिसाइकिल है
है भाई अच्छा एंट्री उसको मत लेती हूँ भाई, देखो ठीक से छोड़ो। Phloem is delimited by the endodermis. Phloem is delimited by the endodermis. But that doesn't mean कि अगर पेरिसाइकिल ऊपर प्रेजेंट है तो पेरिसाइकिल अंदर प्रेजेंट होगी। अंदर केवल एंडोडर्मिस होगी because endodermis is responsible for the delimitation of the phloem. आ रही बात समझ में? पेरिसाइकिल जैसे एक एपिडर्मिस लेयर होती है ना, पेरिसाइकिल लेयर है जो कि वाटर कंडक्शन ऑफ वाटर जरूरी होती है। आ रही बात समझ में? पर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लोएम अगर अंदर है तो अंदर पेरिसाइकिल भी होगी। अंदर पेरिसाइकिल नहीं होगी, पेरिसाइकिल एक लेयर है जो केवल एक लेयर के रूप में प्रेजेंट है। ये चीज आप ध्यान रखिए। एक्चुअली फ्लोएम इज डिलिमिटेड बाय द एंडोडर्मिस ओनली। फ्लोएम को लिमिट एंडोडर्मिस करती है। कई ऐसे आपको मोनोकॉट्स के रूट्स भी मिलेंगे जिसमें पेरिसाइकिल एब्सेंट होती है, ठीक है, पेरिसाइकिल एब्सेंट होगी लेकिन फ्लोएम को लिमिट कौन करेगा? एंडोडर्मिस। अगर पेरिसाइकिल नहीं होगी इसका मतलब फ्लोएम लिमिट नहीं होगा ना, तो फ्लोएम के लिमिटेशन के लिए एंडोडर्मिस जरूरी होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए कल के उसमें सही करोगे और आराम से पढ़ भी रहे थे और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। पर ये आया नहीं ना पेरिसाइकिल यार, तेरा देखो कल मैंने या तो मिस किया है यार, मैंने तो सच में यही पाया है। देखो आपको दे रखा है स्टिंगर सिस्टम में, अगर मैंने कल गलत पढ़ाया तो आपके स्टिंगर सिस्टम में खुद ही दे रखा है, घर जाके नहीं पढ़ा क्या आपको? नहीं पढ़ी बुक में देखो, प्रोटोस्टील में दे रखी है लाइन, आपकी बुक में प्रोटोस्टील में दे रखी है ये लाइन। देयर इज अ सिंगल और मल्टीपल लेयर ऑफ पेरिसाइकिल आउटसाइड द फ्लोएम व्हिच इज डिलिमिटेड बाय द एंडोडर्मिस। प्रोटोस्टील जो है, प्रोटोस्टील में दे रखी है आपको ये लाइन। There is a single or multiple layer of pericycle outside the phloem which is delimited by endodermis. तो डायग्राम इस तरह से होगा, अगर नहीं है तो एक बार इसको अब दोबारा बनाते हैं। चलिए फिर जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पूरा रीजन क्या आता है? कॉर्टेक्स, ठीक है। ये हो गया आपकी एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल, ये एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस, दिस इज पेरिसाइकिल, दिस इज फ्लोएम, this is xylem and this is माफ करो, बना लो। फिर xylem, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, देन एपिडर्मिस, सबसे ऊपर की लेयर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट शूट का शूट कैसा होता है इसमें? शूट इरेगुलर होता है, शूट इरेगुलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रूव्स एंड ब्रिजेस। ठीक है, इस तरह का रहेगा। ये ठीक है, जो एरर शूट रहेगा वो कैसा होता है? इसका एरर शूट zigzag होता है, इरेगुलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रूव्स एंड ब्रिजेस। लेयर्स में चलते हैं, इसकी लेयर्स कौन सी है? सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट सिंगल लेयर, जो कि किसकी है? पेरेन्काइमा की। लेकिन क्या कैरेक्टरिस्टिक है? क्यूटिकल प्रेजेंट है फॉर द प्रोटेक्शन। एपिडर्मल लेयर में क्यूटिकल है जो कि राइजोम पर नहीं था। ठीक है, जो राइजोम पर नहीं था, क्यूटिकल प्रेजेंट रहती है। हमने बात करी थी कि लीव्स नहीं होती है तो कौन करता है फोटोसिंथेसिस? स्टेम करता है। तो इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? स्टोमेटा होंगे। ठीक है, तो वही एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा। ठीक है, और स्टोमेटा कैसे होते हैं? डंबल शेप। स्टोमेटा कैसे हैं? डंबल शेप। डंबल शेप स्टोमेटा। डंबल शेप स्टोमेटा किसका कैरेक्टरिस्टिक होती है? डाइकॉट की और मोनोकॉट की? डाइकॉट। डंबल शेप स्टोमेटा डाइकॉट की होती है और मोनोकॉट की बीन शेप और किडनी शेप। बीन शेप और किडनी शेप। ठीक है, डंबल शेप स्टोमेटा होते हैं इनके। फिर इसके बाद एपिडर्मिस के नीचे नेक्स्ट रीजन कौन सा है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स तीन रीजन में सेम राइजोम की तरह डिफरेंशिएटेड है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स क्लोरोफिलस सेल होती है इसमें, और फूड बनाएंगे दैट मींस फूड स्टोर भी होगा, तो इन सेल में क्या रहता है? स्टार्च रहता है, स्टार्च ग्रेन्स। सेल्स हैव स्टार्च ग्रेन्स। It is the main photosynthetic reason. It is the main photosynthetic reason. Outer cortex is the main. सीधी बात है, एपिडर्मिस तो एक लेयर है। ये देखिएगा, एपिडर्मिस तो एक लेयर है, कोई जोन थोड़ी ना है। इसका मतलब यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। तो लेकिन फोटोसिंथेटिक सेल्स जो रहेंगी वो तो नीचे ही रहेंगी, क्लोरोफिलस सेल। तो कॉर्टेक्स इज द मेन फोटोसिंथेटिक रीजन। और अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का मीनिंग है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि किसी चीज का जमाव करना, किसी चीज को बनाना। तो एसिमिलेशन, इसीलिए जो आउटर कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसको क्या बोला जाता है? एसिमिलेटरी जोन भी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो आउटर कॉर्टेक्स इसमें क्लोरोफिलस सेल सबसे ज्यादा होती हैं और ये मेन एसिमिलेटरी जोन है, मेन फोटोसिंथेटिक रीजन। ठीक, आउटर कॉर्टेक्स के बाद दूसरा है मिडिल कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स किसके लिए होता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए। ये बात मैंने आपको कल भी बता दी थी कि तीन टाइप की सेल्स होती है, पेरेन्काइमेटस, क्लोरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस। पेरेन्काइमेटस फॉर द स्टोरेज, क्लोरेन्काइमेटस फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस फॉर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं कि मिडिल कॉर्टेक्स क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब इसकी जो सेल्स होंगी, कौन सी सेल्स होंगी इसमें? स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, थर्ड है इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स सेल्स क्या है? पेरेन्काइमेटस सेल। अगर पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इसका मतलब इनका काम क्या होगा? स्टोरेज। तो क्या स्टोर कर रहे हैं ये? स्टार्च, फूड स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इनर कॉर्टेक्स क्या स्टोर कर रहे हैं? स्टार्च। तो इसको हम बोलते हैं स्टोरेज जोन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तीनों जोन, जैसे कि वहां हमने तीनों जोन डिफरेंशिएट किए थे राइजोम के, आउटर कॉर्टेक्स जोन कौन सा था? माइक्रोराइजल जोन। मिडिल कॉर्टेक्स जोन कौन सा था आपका? स्टोरेज जोन। और थर्ड आपका इनर कॉर्टेक्स, जिसमें केमिकल सब्सटेंस होता है, तो डार्क कलर होता है। सेम इसका एरियल शूट का तीन कॉर्टेक्स के तीन जोन। आउटर कॉर्टेक्स क्या है आपका? एसिमिलेटरी जोन। मिडिल कॉर्टेक्स क्या है आपका?
मैकेनिकल स्ट्रेंथ जोन, स्क्लेरल डायमीटर सेल, और थर्ड इनर कॉर्टेक्स क्या है, पेरिडायमिटस जोन यानी स्टोरेज जोन। ठीक है, इसी तरह से याद करने हैं आपको, ज्यादा डिटेल ये नहीं, आपको इसी तरह से बहुत लूज तरीके से आपको सरफेस से याद करने हैं। ये आपको याद रहेगा पेरिडायमिटस, हाँ मैकेनिकल जोन है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जोन है, तो ये आपको लिख सकते हो किसके अंदर, स्क्लेरल डायमीटर सेल्स मिलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट इनर कॉर्टेक्स के बाद जो थर्ड लेयर आएगी वो क्या आएगी, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस। ठीक है, तो एंडोडर्मिस, इसमें भी वही सेम चीज, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन बेंड्स प्रेजेंट होती है, जो हमने कहा देखी थी आपकी राइजोम में। देन इसके बाद आता है स्टील, हम बात करते हैं स्टील की बात करते हैं एरियल शूट में। स्टील का एंडोडर्मिस, एंडोडर्मल लेयर, एंडोडर्मल लेयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो क्या आएगी आपकी, पेरिसाइकिल की आएगी एंडोडर्मिस के बाद। तो नेक्स्ट स्टील जो होता है कहां से शुरू होता है, सिंगल लेयर ऑफ पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट बिलो द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे एक सिंगल लेयर पेरिसाइकिल की लेयर होती है। देयर इज नो पिथ, मार्क करेंगे, कोई पिथ नहीं है इसके अंदर क्योंकि ये प्रोटोस्टील है, देयर इज नो पिथ। स्टील कैसी है, एक्टिनोस्टीलिक प्रोटोस्टील, एक्टिनोस्टीलिक प्रोटोस्टील कैसी थी, एक्टिनोस्टीलिक प्रोटोस्टील स्टार्च। ठीक है, कल हम बात कर चुके हैं, इसीलिए मैंने वो सब छोड़कर केवल आपको क्या मार्क कराया, स्टील इज एक्टिनोस्टीलिक प्रोटोस्टील, क्योंकि ये जो आपको इससे पहले दे रखा है ना, प्रोटोजाइलम फाउंड ऑन द टिप ऑफ लो फ्लोएम अकर इन द बिटवीन द लो इरेगुलर पैचेस, सब वही एक्टिनोस्टील का पार्ट जो हमने कल बात करी थी आपसे। ठीक है, तो आप केवल इतना मार्क करें, स्टील कैसी है, एक्टिनोस्टील प्रोटोस्टील है, तो फिर आप अपने आप लिख सकते हैं कि इसमें कैसा होगा, स्टार शेप्ड होगा, रेडिएटिंग आर्म, जाइलम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएटिंग आर्म एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द रेडिएटिंग आर्म। जरूरी नहीं है कि हम इसके तरीके से जाएं, हमें पता है एक्टिनोस्टील कैसी होती है, तो हम एक्टिनोस्टील का, ठीक है, जाइलम इज स्टार शेप्ड विद द रेडिएटिंग आर्म एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द रेडिएटिंग आर्म्स। ठीक है, पकड़ जाएंगी उंगलियां संदीप तेरी। चलिए देखिएगा, इसमें जो स्टील है वो चेंज हो जाता है, स्टील चेंज होता है, यानी कि जब हम नीचे से बात करें, जब हम नीचे से बात करें, भाई देखिए सीधी बात है, राइजोम हम नीचे से शुरू किया हमने, राइजोम सबसे नीचे का पार्ट, फिर उसके बाद आपका शूट वाला पोर्शन, शूट वाले पोर्शन में नीचे से स्टार्ट करें, तो नीचे हमने बोला एक्टिनोस्टीलिक। एक कंडीशन जो ये बोल रहा है वो क्या है कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, यानी कि मिडिल पोर्शन में या एरियल पोर्शन में, शूट के एरियल पोर्शन में हम जाते जाते हैं, तो कई बार ये जो स्टील है, जो कि अभी तक प्रोटोस्टील थी, वो साइक्लोस्टील में चेंज हो सकती है। और यू मीन बाय द साइक्लोस्टील कि यहाँ तक तो पिथ नहीं है, हो सकता है ऊपर चलते चलते थोड़ा सा पिथ फॉर्मेशन हो जाए, तो जरूरी नहीं है आप वो चीज लिखें या ना लिखें, आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, उसमें एक जो बात इसमें दे रखी है वो मैंने आपको बता दी, तो आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, एट द, एक सेकेंड, at the shoot grow upward, at the shoot grow upward, pith appear in the center, at the shoot grow upward, pith appear in the center, and here it changes from protostele to cyphnostele, and here it changes from protostele to cyphnostele. Then at the shoot grow upward, pith appear in the center, the pith appear in the center, and here it changes from protostele to cyphnostele.
देखो जाइलम में दो चीज है जो आप लोग में भी आपको डाउट आ सकता है, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। व्हाट इज द मेटाजाइलम एंड व्हाट इज द प्रोटोजाइलम? कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंडीशंस की बेसिस पे। प्रोटोजाइलम इज द प्रिमिटिव जाइलम, मेटाजाइलम इज द एडवांस जाइलम। ठीक है, अब प्रिमिटिव और एडवांस से क्या मतलब हो जाएगा? हम जानते हैं जाइलम में दो होते हैं, एक होता है ट्रैकिड और एक होता है वेसिकल होता है। तो हम ये कहते हैं जो प्रोटोजाइलम होते हैं इनमें ट्रैकिड पोर्शन ज्यादा होता है, जबकि जो मेटाजाइलम होते हैं इनमें वेसिकल पोर्शन ज्यादा है। ठीक है, तो प्रिमिटिव और एडवांस किसके बेसिस पे है? ट्रैकिड और वेसिकल के बेसिस पे। नेक्स्ट आ जाइए बात एनाटॉमी ऑफ लीव्स पर। एनाटॉमी ऑफ लीव्स, the leaf is present without a vascular supply. The leaf is present without a vascular supply. Outermost covering is epidermis with cutin walls. Outermost covering is epidermis with cutin walls. Stomata absent. And due to the absence of stomata and vascular supply, and सबसे last part है, and due to the absence of stomata and vascular supply, leaves do not perform photosynthesis. That's it. क्लोरोफिल है या नहीं है वो हमें बात नहीं करनी, केवल इतनी बात करनी है, लीफ इज विदाउट अ vascular supply, outermost covering the epidermis with cutin walls, does not have stomata, stomata are absent in epidermis, और फिर due to the absence of stomata and vascular supply, leaves do not perform photosynthesis. ठीक है, इजी है भाई, इजीली हो रहा है अभी तक तो सब कुछ इसमें। इसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप से है, वेजिटेटिव और स्पोर के थ्रू, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भाई देखो, गैमा हमने एलजी में पढ़ा है, एलजी में पढ़ा था, कुछ बोल दो मुंडिया कुछ बोल दो तो इसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू गैमा ही होता है। लेकिन वहां गैमा कहां प्रेजेंट था? ऑन द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के थैलस पे प्रेजेंट था, बिकॉज़ ब्रायोफाइट एक थैलोइड बॉडी थे, या नहीं थे? ये कैसे है? रूट शूट स्टेम में डिफरेंशिएटेड है। तो इसमें जो गैमा प्रेजेंट रहता है वो कहां प्रेजेंट रहता है? राइजोम पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम आप इसमें लिखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन जाइलोडम टेक्स प्लेस बाय गैमा, टेक्स प्लेस बाय, इस तरह से takes place by gamma leaves, छोड़ो। In xylodon, vegetative reproduction takes place by gamma, which are present on the surface of rhizome. Which are present on the surface of rhizome. In xylodon, vegetative reproduction takes place by gamma. Vegetative reproduction takes place by gamma, which are present on the surface of rhizome. दिखता है संदीप में? Which are present on the surface of rhizome. Gamma are also known as brood bodies. इसको मार्क करेंगे। Gamma are also known as brood bodies. When the gamma get detached from the rhizome, when gamma get detached from the rhizome, and germinate into a new plant. When मत लगाना, when की जगह these ही रहने दो। These gamma get detached from the rhizome and germinate into a new plant. On germination, it gives rise to gametophytic thallus.
On germination, it gives rise to gametophytic thallus. ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो सबको पता है, स्पोर किस में बनेंगे, स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया कहाँ लगेंगी, स्पोरोफिल्स पर, ये सबको पता है, ये हम शुरू में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड बॉडी कॉल्ड स्पोरेंजिया। अच्छा, स्पोरोफिल्स हम बात कर रहे थे, स्पोरोफिल्स क्या थी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थी। हमने पहले अपने क्या बात कर रहे थे कि स्पोरोफिल्स क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जो ऐसी लीव्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी या जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पोरोफिल्स। और ऐसी लीव्स जो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगी, केवल फोटोसिंथेसिस करेंगी, दैट इज कॉल्ड ट्रोफोफिल्स। लेकिन यहाँ पर हम स्पोरोफिल्स या ट्रोफोफिल्स बात नहीं कर सकते क्योंकि लीव्स क्या है, एब्सेंट है। यहाँ स्पोरेंजिया कहाँ लगते हैं, ऑन अ स्पेशल शूट, यानी कि जो एरियल शूट है वहीं लगते हैं, क्योंकि लीव्स तो एब्सेंट है भाई, क्योंकि जो प्रेजेंट है वो लीव्स नहीं है, हम उसको लीव्स कंसीडर करके नहीं चल सकते, लाइक द अपेंडेजेस जो बस एक अंग की तरह प्रेजेंट है, दैट्स इट। ठीक है, तो हम इसमें आपको उसको स्पोरोफिल या लीव्स लेके नहीं चल सकते, हम केवल क्या बोल रहे हैं कि शूट पर ही प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है, शूट पर ही प्रेजेंट है, तो इसमें हम स्पोरोफिल या ट्रोफोफिल की बात नहीं करेंगे। क्लियर, ठीक है। ये मैं तुम्हें कॉपी में करा दूं, जैसे डेवलपमेंट तो मैं पूरा करा चुकी हूँ शायद, है ना, जब हमने शुरू में बात करी थी उसी तरीके का है शायद इसमें। वही तो है यार, सेम है भी, सेम। यूस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट में करा चुकी हूँ आपको। व्हाट इज द यूस्पोरेंजिएट? ये भी एक सेल से बनते हैं, और सेल से बनते हैं, यूस्पोरेंजिएट जैसे बनता है, तो लेप्टो बहुत से सेल से बनता है, भैया भाई देखो, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया सेम है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट है स्पोरेंजिया में। यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट में जो हमने पहले बात करी थी, हमने कहा बहुत सारी सेल होती है। अच्छा, बहुत सारी सेल किसकी होती हैं? हमने जब बात करी थी तो हमने कहा था जो स्पोरेंजिया कोर होता है, यानी कि जो प्लांट पार्ट है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वही की सुपरफिशियल सेल्स क्या होती है, दे आर बिहेविंग लाइक द स्पोरेंजियल सेल्स। ठीक है, जिनमें क्या होता है, डिवीजन होता है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा था, उनमें डिवीजन कैसे होता है? हमने कहा पेरिकाइनल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से दो लेयर्स बनती हैं। आउटर लेयर जो होती है वो क्या बनाती है, जैकेट बनाती है, जबकि जो इनर लेयर होती है वो क्या बनाती है, आर्केस्पोरिस। जैकेट जो होती है उसका काम क्या होता है, जैकेट्स बनाना। जैकेट का मतलब क्या है, हम कहेंगे एपिडर्मिस और बहुत सारी जो जैकेट्स है वो बनाएंगी, जबकि आर्केस्पोरियल सेल क्या बनाएंगी, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू, दैट मींस वो टिश्यू क्या बनाएगा, स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल क्या बनाएंगी, स्पोर्स। वही सारी चीजें हमने पढ़ी थी, सेम है, कुछ भी अंतर नहीं। प्लाज्मोडियल मास क्या होता है? प्लाज्मोडियल मास, प्लाज्मोडियल मास बेसिकली ये स्पोर मदर सेल से बनती हैं और इनका काम केवल न्यूट्रिशन का होता है, स्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपिडर्म है, हां, एपिडर्म ना ना, एपिडर्म क्यों है? एपिडर्म तो उससे बनेगी, जैकेट से। या आपको याद नहीं, इलेटस याद है? इलेटस डिसीज में हेल्प करते हैं। तो इलेटस क्या थे, जैसे इलेटस किससे बन रहे थे, स्पोर सेल, स्पोर मदर सेल से बनते थे, स्पोर बनते थे और इलेटस बनते थे। इलेटस क्या है, एक डीजेनरेटिव पार्ट है जिनका काम केवल डिसीज में। सेम स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल जब डिवाइड होती है तो दो में डिवाइड होती है, स्पोर्स में और प्लाज्मोडियल मास में।
प्लाज्मोनियल मास का काम कुछ रिप्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, वो केवल स्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। बट दैट डजंट मीन कि केवल वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, टैपेटम नहीं होगी या टैपेटम होगी तो प्लाज्मोनियल मास का क्या काम है, ऐसा कुछ नहीं। उनका भी काम क्या है, नरिशमेंट। ठीक है, तो ये कर लोगे ना भाई स्पोरेंजिया आप लोग? बोलो, एक ही बच्चे का यस आया, बाकी सारे तो कर लोगे ना? स्पोरेंजिया हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो मैं पहले आपका पूरा डेवलपमेंट बढ़ा चुकी हूँ स्पोरेंजिया लेप्टो स्पोरेंजिया में। ये मत अपने ऊपर प्रेशर मत लेके चलो, कम कम करके पढ़ेंगे, पर देखो थोड़ा स्पीडली हमें करना पड़ेगा, ये इट इज अ नीड ऑफ द आवर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा स्पीडली आपको करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको जितना मैं करा रही हूँ, आपका सिर्फ इतना काम है, उतना पार्ट आप घर जाकर पढ़ो, जिससे ये रहेगा कि अभी हम बुक से पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा पार्ट हो जाए, कोई ऐसा पोर्शन हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो हम फिर यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेहनत थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, स्पून फीडिंग अब नहीं हो पाएगी। एटलीस्ट आपका इतना कोर्स हो गया है, वही बहुत बड़ी बात है। ये तो लास्ट ईयर नहीं हुआ था बच्चों का, तो इस बार आपका हो गया है। तो एक तो हमारा सबसे ज्यादा मुसीबत उसमें आ गई थी कि हमने बहुत सारा पढ़ लिया और आपका स्केल कम हो गया है। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड का, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक, तो कोई बात नहीं, काम आता है सब। फर्स्ट बुक और सेकंड बुक थोड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स भी आगे काम आएंगी। ठीक है, जाइलोटम में होमोस्पोरस कंडीशन होती है, ये आप, ठीक है ना, ये जो पॉइंट्स है ये आप ध्यान रखेंगे। जाइलोटम में कंडीशन कैसी है, होमोस्पोरस है। चलिए करो, बाकी का फिर कल करेंगे, फिर आज के लिए फिर इतना ज्यादा हो जाएगा, फिर बाकी का गैस्ट्रोफाइट का डेवलपमेंट कल बात करेंगे।